जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे जो ओपिनियन पोल आया हुआ है। इस पोल की हम जानकारी लेंगे और इसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से किस न्यूज़ चैनल ने क्या क्या डाटा दिए हुए हैं, किस प्रकार से किसको जिता रहे हैं, उसकी बात करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें कि कभी ऐसा समय था 1980 के दशक में कि 4 दिन में ही चुनावी हो जाता था, लेकिन आज ईवीएम के बावजूद भी लगभग 44 दिन क्यों लगते हैं वोटिंग करवाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। पहले हम इसको जानेंगे कि भारत के इतिहास का दूसरा सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला ये चुनाव था और इससे पहले सिर्फ एक बार 1951-1952 में 120 दिनों तक चुनाव चला था। यह देश का पहला आम चुनाव था। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे इलेक्शन प्रोसेस छोटा होता चला गया। 1980 का लोकसभा चुनाव सिर्फ 4 दिनों में खत्म हो गया था। सवाल ये उठता है कि 44 साल पहले जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी और 4 दिन में चुनाव हो जाते थे, लेकिन अब जब ईवीएम जैसी मशीनें हैं, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, तो इतने दिन क्यों लग जा रहे हैं। 20 अगस्त 1979 की बात है। केंद्र में जनता दल यानी कि सेकुलर के चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी। इस सरकार को इंदिरा गांधी की कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था, जिसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है प्रधानमंत्री की सीरीज में। प्ले लिस्ट में पूरे प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी है। अब तक जितने प्रधानमंत्री हैं उनको जाकर आप देख सकते हैं और देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में जान सकते हैं। तो इस सरकार को इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। 20 अगस्त को इंदिरा गांधी ने चरण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसकी वजह से प्रधानमंत्री बनने के मात्र 23 दिनों के भीतर ही चरण सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव के निर्देश दे दिए थे। जनवरी 1980 में सिर्फ 2 तारीख 3 जनवरी और 6 जनवरी को देश भर में 7वीं लोकसभा चुनाव का आयोजन हुआ। महज 4 दिनों तक चली चुनावी प्रक्रिया के बाद 9 जनवरी को मतगणना हुई और 350 से ज़्यादा सीटें जीतकर इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हो जाती है। यानी कि सिर्फ 4 दिन का चुनाव होता है 1980 में, 3 जनवरी 6 जनवरी के बीच में। ठीक है, यह भारत के इतिहास का सबसे कम दिनों में होने वाला लोकसभा चुनाव था। हालांकि इसके बाद लगातार इलेक्शन प्रोसेस लंबी होती चली गई। इस बीच 2004 में आम चुनाव में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। ये वही ईवीएम है जिस पर आज कांग्रेस आरोप लगा रही है और 2004 में कांग्रेस की ही सरकारों ने इसको लॉन्च किया था। ऐसा लगता है कि अब चुनावी प्रक्रिया कम दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन बावजूद इसके चुनाव में लगने वाले समय में कमी नहीं आई है। पहले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1951 में हुआ था, दूसरा 1957 में हुआ था, तीसरा 1962 में हुआ था, चौथा 67 में हुआ था, पाँचवा 1971 में हुआ, छठवां लोकसभा चुनाव 1977 में हुआ, सातवां 1980 में हुआ, आठवां 1984 में हुआ, नौवां 1989 में हुआ और वहीं 10वां लोकसभा चुनाव 1991 में हुआ, 11वां लोकसभा चुनाव 1996 में हुआ, 12वां लोकसभा चुनाव 1998 और 13वां लोकसभा चुनाव ठीक 1 साल बाद 1999 में हो जाता है। 14वां लोकसभा चुनाव 2004 में, 15वां 2009 में, 16वां 2014 में और 17वां लोकसभा चुनाव 2029 में। और ये जो चुनाव इस बार हुआ था 2024 का 18वां लोकसभा चुनाव था, जो 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में हुआ था, जिसमें लगभग 44 दिन लगे थे। और इसमें 97 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो वोटर्स थे, जिनमें सीटों की अगर हम बात करेंगे तो 543 सीटें थीं। यानी कि 2024 में 543 सीटों के लिए 97 करोड़ मतदाता और 44 दिनों का समय लगा था 7 चरणों में। तो इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया है जिसकी बात हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो आइए जानने की अब कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में जो एग्जिट पोल आता है, एग्जिट पोल किस प्रकार से आता है। ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं और जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कौन इस बार बाजी मारने वाला है। लेकिन एग्जिट पोल जानने से पहले हम ये जानेंगे कि केजरीवाल का क्या हुआ। तो केजरीवाल आधे समय से, आप देख रहे थे, काफ़ी समय से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, जिनको एक तरह से छूट मिली हुई थी, पैरोल पे बाहर आए हुए थे, जमानत पर बाहर आए हुए थे अपनी पार्टी को समर्थन करने के लिए, प्रचार करने के लिए। और अब इनका समय समाप्त हो गया है और अब आज के दिन ही इन्होंने अपने आप को सरेंडर करने की बात की थी, यानी कि इनको सरेंडर करने का आदेश था और इन्होंने सरेंडर कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कब वापस आऊँगा, वहाँ मेरे साथ क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। हालांकि ये शराब घोटाले में आरोपी हैं और उसी में ये जेल जा रहे हैं। ठीक है, तो केजरीवाल की अगर हम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो 4 शर्तें थी उसकी बात करें तो वह शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे, वह मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वह शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के
एक तरह से कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद ये बाहर निकल कर आए हुए थे। अब बात करते हैं एग्जिट पोल की, जिसमें बीजेपी को लगभग 300 से ज़्यादा वोट मिल रहा, मतलब सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 64 से 70 के बीच में मिले और पीएम और मंत्रियों के नाम पर भी कई दावे किए जा रहे हैं। उन सारी चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं, क्या है पूरा मामला। जैसे कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग के बाद जब नतीजों पर नज़र दौड़ाया जा रहा है तो एग्जिट पोल में लगभग में बीजेपी गठबंधन को 350 से ज़्यादा सीटें। एग्जिट पोल सट्टा बाजार की अगर हम बात करेंगे तो सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 303 सीटें मिल रही हैं। सट्टा बाजार आप जानते हैं ना, जहाँ इनलीगल है एक तरह से, जानिए, जहाँ पर पैसा लगाया जाता है कि कौन जीतने वाला है। कांग्रेस को 64 सीटें मिलने का अनुमान है। मुंबई के सट्टा बाजार में पहली बार चुनाव पर 6 से 7 लाख करोड़ का सट्टा लगने का अनुमान है, यानी कि कौन चुनाव जीतेगा। यहाँ तक कि हर सीट के लिए भी सट्टा लगाया जाता है। तो एग्जिट पोल में अगर हम बात करेंगे तो कुल सीटों की बात करें और बहुमत की बात करें तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें जीत पाई थी। मुंबई सट्टा बाजार ने बीजेपी को 300 से 310 सीटें और कांग्रेस को 50-60 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। काफ़ी हद तक ये नतीजे के करीब था, हालांकि अलायंस को लेकर अनुमान सटीक नहीं बैठे थे। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार का अनुमान है कि बीजेपी को 303 सीट, कांग्रेस को 64 सीट मिलेंगी। ये 1 जून तक का डाटा इसमें दिखाया गया है। अगर हम डाटों की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के मौजूदा अगर भाव की बात करें तो किस पर कैसे निकलने वाली है, 275 सीट, 301 सीट, इस तरीके से सीटों का यहाँ पे रेट लगाया। जैसे कि 275 सीट के लिए 27 पैसे बीजेपी के लिए है और कांग्रेस के लिए 50 सीट पर 33 पैसे हैं। इन सारी चीज़ों की यहाँ पे बोलियाँ लगाई जा रही हैं। हर सीट का अलग अलग सट्टा बाजार में है। मुंबई का सट्टा बाजार इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देख रहा है और वहां पर सबसे ज़्यादा रुपए लगाए जा रहे हैं और हर राज्यों में सट्टा बाजार अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, तो सट्टा बाजार के बारे में हमने जान लिया। अब जान रहे हैं हम लोग तो एनडीए 281 से 350 ऐसा निकल के आ रहा है और सहयोगी पार्टियां अगर हम बात करें तो 33 से 52 इसमें निकल के आने वाली हैं। वहीं कांग्रेस की बात करेंगे तो 60 से 98, 59, 60, 98 ऐसे, मतलब 100 के बीच में ही रहेगी, यानी कि 100 क्रॉस कर नहीं पाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। जबकि सहयोगी पार्टियों की बात करें तो 86 से 103 ये जाने का आंकड़ा है। ठीक है, यानी कि सब मिला जुला के 150 के आसपास ये पहुंच सकते हैं। इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे तो कांग्रेस वही है, सारी चीज़ें डाटा, यानी कि सब में बीजेपी आगे दिखाई पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 23 से 26, कांग्रेस 3 से 6। 2019 की बात करेंगे तो बीजेपी ने 28 और कांग्रेस ने 1 जीती थी। वहीं राजस्थान की बात करेंगे तो बीजेपी 18 से 22, कांग्रेस 3 से 7 और अन्य 0 हैं। और बीजेपी के 2019 के परफॉर्मेंस की बात करेंगे राजस्थान में तो 24 सीटें इन्होंने जीती हुई हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यहाँ पे हम पोल आपको बताने वाले हैं, जिसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 52 से 57 यानी कि लगभग 60 सीटों पर इनका अपना आंकड़ा हो सकता है। समाजवादी पार्टी 14 से 18 के बीच में आने वाली है। और भी अन्य पार्टियां, कांग्रेस की बात करें तो 3 से 4, बीएसपी की बात करेंगे तो 0 सीट निकल के आ रहे हैं। अन्य में 2 से 5 की बात की जा रही है। बिहार की बात करें तो बीजेपी को 16 से 17, जेडीयू को 11 से 13 ये निकल के आ रहा है। गुजरात में सबसे ज़्यादा बीजेपी को 22 से 25 सीटें मिले हैं, कांग्रेस को 3 सीटों का अनुमान दिखाई पड़ रहा है। जबकि अगली बार अगर हम 2019 की बात करेंगे तो बीजेपी 26 सीटें जीती थी और कांग्रेस 0 सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो बीजेपी 10 से 11, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में जो सबसे हॉट सीटें थी, यहाँ पर टीएमसी को 20 से 22 यानी कि टीएमसी आगे निकल रही है। जैसे पुराने वाले आंकड़े थे वही इस बार भी हैं। जैसे 2019 में टीएमसी 22 सीट, बीजेपी 18 और कांग्रेस 2 सीट थी, वही आंकड़ा इस बार भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी 15 से 18, टीएमसी 20 से 22, कांग्रेस 2 सीट हासिल करने में आ रही है। मज़ेदार बात है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा गोलमाल हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी 20 से 23 सीटें यहाँ पे पाएंगी, यानी कि 48 सीटें हैं, 48 में से 20 से 23 सीटें। वहीं शिवसेना 6 से 7 जो शिंदे गुट है, और एनसीपी अजीत पवार की जो है 2 से 3, राष्ट्रीय समाज पक्ष 1, शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें तो 10 से 12 सीटें जीत सकते हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं शिवसेना शिंदे ग्रुप, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं शिवसेना वाले, उनसे कहीं ना कहीं आगे हैं। और वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो है वो 10 से 12 सीटें जीत रही, यानी कि कहीं ना कहीं उनके पिता का रोल मॉडल यहाँ पर दिख रहा है। सबसे मज़ेदार बात दिल्ली की करेंगे तो यहाँ पे 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 6 से 7 यानी कि सारी सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब की बात करेंगे तो
आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 1-2 सीटें मिल जाएं या एक भी ना मिले, कांग्रेस को 4-5 सीटें मिल सकती हैं। कुल सीटें वहाँ पे लगभग 13 सीटें हैं, जबकि वहाँ की एक समय की सबसे बड़ी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो 1 सीट जीत जाए वही बहुत है। हरियाणा की बात करेंगे तो बीजेपी 7 से 8 सीट, कांग्रेस 2-3 सीट जीत सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, 10 सीटें हैं वहाँ पे। उत्तराखंड की बात करेंगे तो बीजेपी 5 सीट जीतेगी, यानी कि जितनी सीटें वहाँ पे हैं 5 ही सीटें और 5 के 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के खाते में 0। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो कुल सीट 4 हैं, जिनमें 2 से 3 सीटें बीजेपी, कांग्रेस को 1-2 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु डीएमके यहाँ पे 22 सीट, कांग्रेस 8 से 9 सीट, एआईएडीएमके 4 सीट, पीएमके जो एनडीए है ये 1 सीट और बीजेपी की बात करेंगे तो 1 सीट, यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी को कहीं ना कहीं पूरा नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्नाटक के। कर्नाटक में ही घमासान है पूरा। बीजेपी को यहाँ से 12 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो वाईएसआर कांग्रेस की बात करें तो 11 से 13 सीट और बीजेपी को 2 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस को 1 सीट, जनसेना को 1 सीट और वहीं टीडीपी को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि वहाँ पर लोकल पार्टियों का बोलबाला है। टीडीपी का चुनाव निशान वहाँ पे साइकिल है और वाईएसआर कांग्रेस 11 से 13 सीट वहाँ पे जीते। तेलंगाना की बात करें जो सबसे हॉट स्टेट था, यहाँ पे कुल सीटें 17 हैं और कांग्रेस को 9 से 10 सीटें यहाँ पे मिल रही हैं, बीजेपी को 5 से 6 सीटें यहाँ पे मिल रही हैं। बाकी AIMIM की बात करें तो 1 सीट इसको मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। केरल की बात करेंगे तो कांग्रेस को 12 से 13, केरल वही है, वायनाड वाला इलाका है। मुस्लिम लीग को यहाँ से 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, CPI को 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है, यानी कि केरल हुआ और साथ ही साथ इसका जो हम बात कर रहे थे क्या नाम है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पर बीजेपी गायब दिखाई पड़ रही है। उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बीजेपी को 6 से 7 सीटें, 14 से 15 सीटें देखने को मिले, यानी कि उड़ीसा में बीजेपी का प्रदर्शन बढ़िया रहा है। कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से 14-15 सीटें बीजेपी के साथ, कांग्रेस को 1 सीट और बीजेडी जो वहाँ की लोकल पार्टी है उसको यहाँ पे 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार की बात करेंगे तो जो बीजेडी थी वो उसको 12 सीट, बीजेपी को 8 सीट थी, वही बीजेडी का इस बार 6 से 7 और बीजेपी का 14 से 15 होने वाला है, यानी कि 2019 से पूरा उल्टा होने वाला है और कांग्रेस का पत्ता गोल है, 1 सीट है। बात करेंगे हेमंत सोरेन का राज्य झारखंड, जहां पर बीजेपी 8 से 9 सीटें जीत सकती है। कुल सीटों की बात करेंगे तो 14 सीटें हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और वहां की JJM को 2 से 3 सीट मिल सकती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें, जो धारा 370 हटने के बाद की बात करेंगे तो यहाँ पे कुल सीट 5 हैं और 5 में से वहाँ की जो लोकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 1 या 2 सीटें वहाँ पे मिल सकती हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी का पत्ता कहीं ना कहीं गोल दिखाई पड़ रहा है। अब ये तो परसों ही नज़र आएगा कि क्या है पूरा मामला। ठीक है, 2019 के इलेक्शन की बात करेंगे तो बीजेपी को वहाँ 3 सीट मिली थी और JKN को 3 सीट मिली थी, लेकिन उस समय 2019 में लद्दाख सीट जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, इस बार अलग है। तो इस बार देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से कहीं ना कहीं आगे दिखाई पड़ रही है। गोवा की बात करेंगे, गोवा की बात इसलिए करेंगे तो यहाँ पर बीजेपी 1 से 2 सीट और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है, यानी कि 2 सीट हैं कुल और 2 में से बीजेपी दोनों जीत सकती है और 1-1 का भी बराबरी हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी में। असम की बात करेंगे तो कुल सीटों की संख्या 4 है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं, जिनके द्वारा आप जानते हैं कि फायर ब्रांड नेता हैं। बीजेपी यहाँ पर 10 से 11 सीटें जीत सकती हैं, 14 में से वहीं कांग्रेस 2 सीटें और अन्य वहाँ की जो पार्टियाँ 1-1 सीटें जीतने का अनुमान लग रहा है। मणिपुर जो काफ़ी चर्चा में था, यहाँ पर कुल सीटों की संख्या 2 है, कांग्रेस यहाँ पर दोनों सीट जीत सकती है और बीजेपी यहाँ पर 1 सीट जीत सकती है। बात करेंगे त्रिपुरा की, त्रिपुरा में भी 2 सीटें हैं। 2 सीटों की बात करेंगे तो बीजेपी यहाँ 2 की दोनों जीत सकती है, कांग्रेस 1 भी नहीं जीतेगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पे बीजेपी 2 सीटें वहाँ पे हैं, तो दोनों की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाते नज़र आ रही हैं। हमारा देश का मेघालय, सिक्किम और नागालैंड की बात करेंगे तो मेघालय में 2 सीटें हैं और 1 कांग्रेस 1 बीजेपी के खाते में पहले भी थी। 2019 में एक कांग्रेस के पास था, एक NPP के पास था, लेकिन इस बार NPP का पत्ता कट के बीजेपी के पास जाने वाला है।
सिक्किम में एक सीट है और वहाँ पर ये SKM के पास जाने वाला है, वहाँ की जो लोकल पार्टी है। नागालैंड की बात करेंगे तो NDPP जो एक सीट इनके हाथ में जाने वाला है, कांग्रेस के पास एक, यानी कि दोनों में से किसी के पास एक सीट जा सकती है। बीजेपी का पत्ता यहाँ पे गोल है। कहाँ से? नागालैंड से। मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में वहाँ की लोकल पार्टी है जोरम पीपुल्स मूवमेंट, इनके खाते में जाने वाला है, एक ही सीट है। बीजेपी कांग्रेस शून्य पर है और पहले भी यहाँ पे ये जो था मिजो नेशनल फ्रंट को ही मिला था। ठीक है, इस बार जोरम पीपुल्स मूवमेंट को मिलने का अंदाजा है। चंडीगढ़ की बात करेंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमन दीव हैं, दादरा नगर हवेली हैं, इन सब की बात करें तो चंडीगढ़ में एक सीट है और जो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन और बीजेपी को भी मिल सकती है, यानी कि इन दोनों का टक्कर है। और 2019 में ये जो था चंडीगढ़ की सीट बीजेपी के पास थी। दमन और दीव की बात करेंगे तो बीजेपी और निर्दलीय और कांग्रेस तीनों के बीच मुकाबला है, लेकिन बीजेपी और निर्दलीय की बात इसमें चल रही है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। एक ही सीट है दादरा और नगर यहाँ पे दमन और दीव में। दादरा और नगर हवेली की बात करेंगे तो एक सीट है और बीजेपी के खाते में ही दिखाई दे रही है। और पिछली बार की बात करेंगे 2019 की तो ये इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के पास में था। लद्दाख की बात करेंगे तो एक सीट है और बीजेपी कांग्रेस का यहाँ कड़ा मुकाबला है, कोई भी चुनाव जीत सकता है। पुडुचेरी की बात करेंगे तो एक सीट है जो कांग्रेस के हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है, पहले भी कांग्रेस के ही हाथ में थी। अंडमान निकोबार की बात करें तो एक सीट है और बीजेपी कांग्रेस दोनों का इसमें टक्कर है। 2019 की बात करेंगे तो कांग्रेस के हाथ में ये सीट थी अंडमान निकोबार के। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो कांग्रेस और एनसीपी का यहाँ पे मुकाबला है, बीजेपी यहाँ से इसका पत्ता गोल है। तो इस प्रकार से हमने पूरा डिटेल में जान लिया, पूरे देश की राजनीति के बारे में जान लिया कि किस देश में कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, इन सब जगहों का मिला के लगभग पूरे देश का मिलाकर एनडीए को 280 से 350 के बीच में और एक इंडिया गठबंधन को 145 से 201 के बीच में पूरा मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, हमने सारा डाटा आपको बता दिया। जय नमस्कार, भारत माता की जय।